बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ शाहीन और अपने प्रोग्राम न्यूज़ ऑन वेब में आपको खुश आमदीद कहता हूं। पाक चाइना प्रोजेक्ट सी पैक का दोबारा से आगाज होने लगा है। वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान कर दिया है कि हम इसके फेज 2 में जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बात पे बात करेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट से जिस पे अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, क्या इसका फायदा को पाकिस्तानी कौम को भी होगा कि नहीं होगा? क्या हमारा नौजवान भी इससे मुस्तफीद हो सकेगा कि नहीं होगा? आज के प्रोग्राम में हम यही बातें तफसील से ज़ेर बहस लाएंगे। मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ग्वादर का प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे लिए एक सोने की चिड़िया है, मगर बदकिस्मती की बात है कि हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम में वो काबिलियत ही नहीं है कि हम इसको किसी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ग्वादर प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे 90 की दहाई में शुरू किया गया था। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी इसको जारी रखा। ग्वादर सिर्फ ग्वादर नहीं है, ये एक पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट है। जिस सी पैक से मुराद है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से चाइना पूरी दुनिया के साथ लिंक में आएगा, जहां जो पहले उसे पूरा एक चक्कर काट के जो स्ट्रेट ऑफ मलाका और मलेशिया के पास से और पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके मिडिल ईस्ट की तरफ आना पड़ता है। अब उसके लिए इसके ज़रिए वहां तक पहुंचना बहुत आसान होगा, जिससे उसका बहुत बड़ा वक्त बच सकेगा और उसकी मईशत के लिए ये बहुत सूदमंद साबित होगा। मगर हम आज इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी हो रहा है? क्या हमारे हुक्मरानों को इतनी समझ-बूझ है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में ये देख सकें कि क्या इसके फ़वाइद आवाम तक कैसे पहुँचाने हैं? लेकिन इन सारी तफ़सीलात से पहले मैं सबसे पहले इसका थोड़ा-सा आपको ब्रेकअप दूँगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक सड़कों का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। बिलाशुबा ये बहुत आउट क्लास प्रोजेक्ट है। इसके तहत ही आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बुनियादी तौर पे आपका मुल्क एक ट्रेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जहाँ से पूरी दुनिया अपनी अशिया लेके जाएगी, लेके आएगी। इसके लिए जो सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं, उनमें KKH जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ऐसे ही जो हकला DI खान, जिसे सी पैक भी कहते हैं, ये सड़क भी मुकम्मल हो चुकी है, जिसे मोटरवे ही कहा जा रहा है। इसी तरह जो लाहौर ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट है वो इसी सी पैक के तहत था। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी सी पैक और मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उसका इससे क्या फ़ायदा होगा? तो मेरी नज़र में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएँ, जो कोई भी टूरिस्ट किसी जगह से आता है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो इन्वेस्टर है, ये बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा है जिनको हुकूमत वेलकम करती है, बड़े-बड़े होटलों होटलों में ठहराती है। कुछ वो लोग भी आते हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने आते हैं। उनके लिए जो सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ होती है वो होती है कि वो उनको एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मिल सके। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि ऑरेंज लाइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी तरह के प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, गो के हमारे इदारों की नाअहली की वजह से ये प्रोजेक्ट उस तरह नहीं चल पा रहे हैं इन शहरों में जिस तरह इनको होना चाहिए था। बहुत सारे बड़ी तादाद में ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी भी इस प्रोजेक्ट की से बाहर हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट से। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका नतीजा होता है वो मईशत की बेहतरी ही होती है कि टूरिस्ट आए या इन्वेस्टर आए या जो भी बाहर से कोई कारोबारी लोग आए, उनको एक ऑनरेबल और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया होती है। और मैं ये कहूँगा कि इसका बराह रास्त इकॉनमी से ही तल्लक है। ऐसे ही एक ऑप्टिक फाइबर लाइन बिजली है जो खुंजराब से रावलपिंडी तक है, तो उस पर भी काम हो चुका है। अब कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें योब कोयटा रोड है, जिसे N50 कहा जाता है। खुजदार बासमा रोड, इसे N30 कहते हैं। होशाब अवारान, ये मोटरवे 8M8 का प्रोजेक्ट है। नोपिंडी मूसा खेल, ये भी एक प्रोजेक्ट है सड़क का, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये कब मुकम्मल होते हैं? क्योंकि अभी तक जो भी आपका सी पैक बना है वो पंजाब और KP के अंदर घूम रहा है, लेकिन आपकी जो सी पैक का एंड पॉइंट है वो ग्वादर है।
और ग्वादर तक लिंक करने के लिए आपके पास कोस्टल हाईवे के अलावा अभी तक कोई सड़क नहीं है। ग्वादर अगर आपने जाना है तो आपको यहाँ से पहले कराची जाना पड़ेगा। कराची जाने के बाद वहाँ से आप कोस्टल हाईवे के जरिए ग्वादर पहुँचेंगे। जो बीच में जो सड़कें बन रही हैं उन पे सिक्योरिटी रीजन जो भी उसमें चीज़ें हैं, जो जो हमारे दुश्मन हैं जिनकी नज़रें हम पे हैं और वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और पाकिस्तान खुशहाल हो, तो उसकी वजह से भी कुछ वजूहत होंगी। तो ये जो ग्वादर और बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक नामुकम्मल हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन लाइन हैं जिन पे अभी बातचीत हो रही है। रेलवे का प्रोजेक्ट है ML1। ML1 के तहत हवेलियां के मुकाम पे एक ड्राई पोर्ट बननी है। KKH से आने वाला सारा सामान हवेलियां से उस जो कार्गो ट्रेन है उसके जरिए ग्वादर तक जाएगा। उसके लिए आपका जो रेलवे का एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड होना है, जबकि कई जगहों पे जहाँ पे डुअल लाइन नहीं है और ज़्यादातर हमारा पेशावर से कराची तक की जो लाइन है वो सिंगल लाइन है, उस लाइन की डुअलाइजेशन होनी है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन अभी तक इस पे काम नहीं स्टार्ट हो सका और होना चाहिए इस पे काम। ऐसे ही N50 है, डेरा इस्माइल खान से जोब तक एक सड़क बननी है, वो भी अभी प्रोजेक्ट इन लाइन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। और थाकोट से रायकोट तक एक सड़क बननी है। ऐसे ही पेशावर से DI खान तक मोटरवे तामीर होना है और अवारान खुजदार M8 जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही दीर एक्सप्रेस वे बनना है। तो ये वो सड़कें हैं जो रोड के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं इसमें जो आगे चल के होने हैं। उसमें अगर देखें तो मीरपुर मनसेरा एक मुजफ्फराबाद जो एक सड़क बनाई जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जो कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट अगर चल जाता है, जैसे इंडिया में बम्बई में एक लोकल ट्रेन चलती है जो पूरे कराची से लोगों को आसान और जल्दी पहुंचा सकती है, ऐसे ही यहाँ अगर ये कराची का सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो जाता है तो इतने बड़े शहर की एक कोने से दूसरे कोने तक जाना लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा मशखेल से पंजगोर तक एक सड़क बननी है और कोयटा के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम यानी मेट्रो या ऑरेंज लाइन इस तरह का एक सिस्टम बनना है। बिलाशुबा वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ग्वादर का प्रोजेक्ट चलता है और ग्वादर एक कामयाबी के साथ हमारे दुश्मनों की नज़र से बच के कामयाब हो जाता है तो कोयटा की मरकज़ी अहमियत होगी और कोयटा में लोगों ने आना जाना है। उसके लिए कोयटा में फ़िलहाल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है कि जो आने वाला कोई भी मेहमान है, चाहे वो विजिटर हो या इन्वेस्टर हो या हमारे यहाँ कोई कारोबार करने आए, तो उसको जो उससे फ़ायदा उठा सके। इसके साथ ही जो है ना ग्रेटर पेशावर का जो है वो ग्रेटर पेशावर मास ट्रांजिट सिस्टम भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स के बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है, कुछ मुकम्मल हैं, कुछ होने वाले हैं। कोई तकरीबन 7-8 हज़ार मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनमें से कुछ मंसूबे बंद पड़े हैं। हमने बनवा तो लिए हैं, अब जैसे चोलिस्तान में आपने बहावलपुर कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट लगाया है, तो वो अपनी कैपेसिटी में नहीं चल रहा, ना उसको चलाया जा रहा है, उससे ना बिजली ली जा रही है। ऐसे ही जो कोयले के प्लांट हैं, उसमें कई तो ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपने इम्पोर्टेड कोयला यूज़ करता है, तो वो आज आगे फिर सारी चीज़ें वहीं हैं कि हमारी मैनेजमेंट, हमारी यही ब्यूरोक्रेसी, हमारे अफसरान जो सिर्फ इसलिए नौकरी में आते हैं कि वो अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छी तनख्वाहें ले लेंगे। उनका पर्पज़ सिर्फ ये होता है, उनका मकसद किसी सूरत ये नहीं होता कि वो कौम के लिए सर्व करेंगे। यही वजह है कि अरबों रुपए लगा के एक प्रोजेक्ट बनता है और वो इन लोगों की नाअहली की वजह से तबाह हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर आप जाएँ तो कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे गिलगित कश्मीर में है या ये कौन सा है, एक है जी सुखी किनारी प्रोजेक्ट है। इन प्रोजेक्ट से भी बिजली के जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के अंधेरों में रोशनी आ जाएगी। बिजली का जो सबसे बड़ा हमारा इशू है वो शायद बिजली की पैदावार तो मेरा ख्याल है अब भी ज़्यादा है और ये सर्दियों में तो हम अपनी कैपेसिटी से कम पे चल रहे थे। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन जो एक रफली फिगर्स हैं, पाकिस्तान के पास इस वक्त 42,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है
तो वो हमने वो ऐसे एग्रीमेंट किए हुए हैं कि जिनको पैसे देने वो एक अलग विलाग करेंगे, क्योंकि आज के विलाग का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि हमारी कंजम्पशन कम थी तो वो हमारी हम कैपेसिटी से कम पैदा कर रहे थे, लेकिन पैसे उनको उसी हिसाब से दिए जा रहे थे 42,000 मेगावाट के। ये हमारे कुछ मैनेजमेंट के फॉल्ट्स हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। जो नाअहल और करप्ट लोग हैं उनको टेक आउट किए बगैर ये सिस्टम चलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर ग्वादर पोर्ट की बात करें तो ग्वादर पोर्ट में जो ग्वादर पोर्ट और फ्री जोन है वो मुकम्मल हो चुका है, पोर्ट पे काम जारी है। ग्वादर पोर्ट के साथ जो फ्री जोन है वो अब एक अच्छा प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया में फ्री जोन होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जहाँ पे आप की पूरी ट्रेड होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट ना पूरे का पूरा हमने चाइनीज को दे दिया, वही इसको बना रहे हैं, वही इसको रन करेंगे और वही वहाँ पे अलॉटमेंट्स करेंगे। वहाँ पे पाकिस्तानियों का बलदखल खत्म हो गया, यानी वहाँ से हम वैसे ही फारिग हो गए हैं, हमारा उससे लेना देना ही कोई नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्वादर स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान जो बना है वो मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। ऐसे ही पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक ऐसा काम है जो हमें ज़रूरत है और वो सिर्फ ग्वादर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्वादर के इस मंसूबे में सिर्फ जो वहाँ के लोकल डोमिसाइल होल्डर हैं जो ग्वादर या जो उस एरिए के हैं उनको ही दाखिला दिया जा रहा है और उनको वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो समंदर के रिलेटेड हैं या कोई जो दीगर चीज़ें हैं जो हमारे हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड हैं, जो आगे चल के मैं जिनका जिक्र भी करूँगा, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्वादर में एक पाक चाइना हॉस्पिटल बना है, वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। ऐसे ही साफ पानी के मंसूबे जो हैं वो भी हो चुके हैं। अब जो ज़ेर तामीर ग्वादर में है उसमें अगर देखें तो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो तकरीबन उसकी टेस्ट पे चल रहा है और कुछ दिनों तक उसको ऑपरेटिव कर दिया जाएगा, वो भी मुकम्मल के करीब ही है। ताज़ा पानी की फरहमी का मंसूबे भी ग्वादर में शामिल है, क्योंकि ग्वादर में पानी का बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे साफ पानी मिलना मुश्किल है। लेकिन हमारे पास ना एक ऐसा मॉडल आप देखें, दुबई में भी साफ पानी का इशू है, वहाँ पे आपके पास मीठा पानी नहीं है, लेकिन दुबई में आपको हर जगह मीठा पानी मिल रहा है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चाइना उसके लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा जो पोर्ट के साथ जो एरिया है, जो समंदर के पानी को रोकने के लिए जो ब्रेक वाटर बनने हैं, वो एक मंसूबा है जो पाइपलाइन में है, वो अभी नहीं है। और मेरा ख्याल है जो अभी हालिया दिनों में ग्वादर में सैलाब है और पानी का जो हुआ है, तो शायद इसकी यही वजह हमें चाहिए था कि ब्रेक वाटर्स पे हमें पहले काम करना चाहिए था। हम लोग वो काम पहले कर लेते हैं जो बाद में करना होता है, और जो प्रोटेक्शन की चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। हमारे भी तो खैर लोग सारे जो है ना वो अपने अपने कामों में माहिर हैं, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं ना कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने तो अपनी जेब की तरफ देखना है कि जी हमें इससे क्या फ़ायदा है, हमें कितना कमीशन मिलना है, हमने कैसे काम करना है। तो ये हमारे प्रॉब्लम है। जो करने वाले हैं ये शायद शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के पास की बात नहीं है। ये जो करने वाले हैं उनको चाहिए कि वो इस पे ज़रा तवज्जो दें कि ये जो हमारे अंदर गद्दार बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ अपने पेट की तरफ देखना है, उनका ज़रा कोई खात्मा करें ताकि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे सही तरीके से चलाया जा सके। इसी तरह जो है ड्रेज पे काम, ये भी ड्रेज बनने हैं वहाँ पे पोर्ट पे सामान रखने के लिए, और इसके अलावा फिश जेटी जो है वो भी बननी है। अच्छा, ये तो वो प्रोजेक्ट हैं जो ग्वादर के हैं या ट्रांसपोर्ट के हैं या बिजली के हैं, तो बिलाशुबा इनसे इकॉनमी पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है, इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन हमारा मसला सिर्फ बिजली का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कुछ और है। हमारे यहाँ महंगी बिजली का इशू है कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट उस बिजली पे आपको प्रोडक्शन नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली के साथ रॉ मटेरियल महंगा, बिजली महंगी, लेबर महंगी, उसके बाद लेबर की कमी। तो जब ये मसाइल होंगे तो वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेगा, और जब वो कम्पीट नहीं करेगा उसको लॉस होगा तो अल्टीमेटली वो काम छोड़ के घर बैठ जाएगा। इसमें अब जो अगले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ना एक आपके जो बनने हैं इकोनॉमिक जोन बनने हैं, उसमें कुछ बन चुके हैं। उनमें एक रशिया कई के मुकाम पे नौशहरा में
ये मोटरवे जो M1 है उसके साथ का इलाका है, वहाँ पे 1000 एकड़ पे एक इकोनॉमिक जोन बनना था। अब इस इकोनॉमिक जोन पे काम बहुत स्लो था। 1000 एकड़ को बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी, 7-8 हज़ार कनाल ज़मीन है और 5-7-10 साल में 5 साल में 4 साल में इसको मुकम्मल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चलें जो भी है उसकी वजूहत, इसमें से 247 एकड़ का काम मुकम्मल हो चुका है और उसकी उनको जो प्लाटों की अलाटमेंट है या उसको देने के लिए ट्रेडर्स के लिए भी एक उसके लिए अनकरीब भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा फैसलाबाद में एक कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल सिटी बननी है, जिसमें टेक्सटाइल और ये दीगर जो चीज़ें हैं, जो उस एरिया के रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको प्लाट दिए जाएंगे। ये बेसिकली 3217 एकड़ की ये स्कीम है और 3217 एकड़ में भी तकरीबन ये मुकम्मल हो चुकी है। इसकी अलाटमेंट का काम तकरीबन जारी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद वो चीज़ें आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम इतने इतने बड़े मंसूबे हैं, इतना कुछ है, लेकिन हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। एंड पे क्या होगा कि चाइनीज़ लेबर ही आएगी, चाइनीज़ लोग ही आएंगे, वही इसके साथ काम करेंगे। इसी तरह ठट्ठा में एक दाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है। ये 570 एकड़ का एक मंसूबा है, तो ये भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। और ऐसे ही अगर पशीन के मुकाम पे 1000 एकड़ का है बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो भी इस मंसूबे का हिस्सा है और ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब कुछ मंसूबे जो है ना वो इन लाइन है, जो आगे इन्होंने मुकम्मल करने का इनका इरादा है। तो उसमें एक इस्लामाबाद में आईसीटी मॉडल इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाह रहे हैं। तो अभी तक तो इसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये CPEC के प्लान में इन लाइन है कि वो इसको करना चाह रहे हैं। इसी तरह पोर्ट कासिम पे पाकिस्तान स्टील के साथ इंडस्ट्रियल पार्क बनना है, उस पर भी काम होना है। मोहम्मद मार्बल सिटी, बिलाशुबा मोहम्मद एजेंसी या मोहम्मद का इलाका, वहाँ पे आपका आउट क्लास मार्बल निकलता है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वो मार्बल यहाँ पे आता है, इस्लामाबाद में आता है, रावलपिंडी के मुख्तलिफ कारखानों में उसको उसकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, तो वो उसके लिए वहाँ पे भी एक मार्बल सिटी बनाई जा रही है। तो ये वो मंसूबे हैं जिनसे कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने हैं और इसमें आपको बहुत बड़ी तादाद में लेबर भी चाहिए, इन्वेस्टर होंगे, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो मैं अब आता हूँ उस बात की तरफ कि इतने बड़े मंसूबे हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है, हमने अरबों रुपए की सड़कें बना ली हैं, तो क्या इसका कोई फ़ायदा हम उठा सकेंगे? तो मेरा जवाब है कि नहीं, हम लोग फारिग हैं। हमने अपनी कौम को एक हजूम बनाया है। हमारे सियासतदानों का या हमारे लीडर्स का वो विजन ही नहीं है कि हमने हमने क्या करना है। हम सिर्फ अपने कमीशन तक की हमारी सोच है। अपने कमीशन से आगे हमें कोई पता नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या होना है। अब आते हैं जी, सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है, जो आपका सड़कें हैं। नो डाउट हमने बड़ी सड़कें बना ली हैं, हमने लिंक भी कर लिया है, अब उस पे सामान आएगा भी जाएगा भी। तो जो मुल्क ट्रेड कर रहे होते हैं, जहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर्स होते हैं, उन मुल्कों में सबसे बड़ा जो शोबा होता है वो होता है आपका कार्गो लॉजिस्टिक्स, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें आपके कंटेनर, आपके ट्रक्स, इसका एक पूरा नेटवर्क होता है। सिर्फ NLC या ये चंद एक दो कंपनियां बड़ी ये काम नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों ने उस पर काम ही नहीं किया। हमारे पूरे पाकिस्तान में आपको कोई एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जहां पे आप ट्रक ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे सकें, बाई व्हीलर ट्रॉलर चलाने वाले को ट्रेनिंग दे सकें, उसके साथ काम करने वालों को ट्रेनिंग दे सकें, जो आपके कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जो फॉरवर्डिंग का काम है उसको उसके लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। हमने पूरी कौम को फजूलियात में लगाया हुआ है, को हजूम पैदा किए जा रहे हैं, काम उन्होंने करना कोई नहीं है। आज आके वो कोई इमरान के पीछे लगा हुआ है, कोई मरियम नवाज शरीफ के पीछे है, कोई बिलावल भुट्टो के पीछे है, अपने अपने लीडरों के नारे लगा रहे हैं, काम काज उन्होंने करना कोई नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ना, सबसे पहले हमें इन लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आप जो इतने इतने बड़े जो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, आप जो इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, तो इन इकोनॉमिक जोन्स पे आप मुझे बताएं, वहां पे लेबर क्या चाइनीज आके काम करेंगे? भाई उनको कहेंगे वो तो आगे काम कर लेंगे।
हमारे लोग तो वहीं फारग बैठे रहेंगे, फिर वही फसाद, वही ये कौम तो फिर फसाद, लड़ाई झगड़ा, वही डकैतियाँ, वही चोरियाँ, वही लूट मार। सर इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। ये मैं मुखातिब वज़ीर आज़म या उनसे नहीं हूँ, उनसे हूँ जिनकी हुकूमत है। जिनकी हुकूमत है वो फैसला उनको ही करना है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ना इन्होंने करना है। तो उसके लिए हमें जो जो इंडस्ट्री लगती है हर एक एरिया में, हर ज़िले, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे आप नौजवानों को ट्रेंड करें, कतई नज़र इससे कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। एक अनपढ़ आदमी है तो उसको अनपढ़ के लेवल की ट्रेनिंग देना आप। उसको आपने कोई पीएचडी डॉक्टर नहीं बनाना, उसको आप दर्जी बना दें, उसको आप धोबी बना दें, उसको आप कोई लोहे का काम सिखा दें, मैकेनिकी सिखा दें, पार्ट्स बनाना सिखा दें, और कुछ ना कुछ उसे सिखा दें। मिडिल पास है उसको वो काम सिखाएं। जो आपका बंदा जो बीए पास है उसको बीए वाली क्वालिफिकेशन दे। आपकी यूनिवर्सिटियां धड़ा 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 धड़ खलीफे निकाली जा रही हैं, वो खलीफे यहाँ जनाब वो फिर जनाब इमरान के लीडर और टिकटॉक स्टार और वो बन रहे हैं। तो ये अगर हम नहीं कर सकेंगे तो फिर एंड पर यही होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने लड़ाई झगड़े करने हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे चाइनीज और अफगानियों ने आगे काम करना है, हम लोग उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मेरी तो गुजारिश यही है, यही गुजारिशात है कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। उसके लिए इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।